नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का लास्ट टॉपिक। और हमारा लास्ट टॉपिक है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से आज हम सीखेंगे कि कैसे हम उससे रीडिंग लेते हैं, कैसे उसकी अल्पतमार्क निकालते हैं, कैसे इसमें एक नई टर्म सीखेंगे आप, पिच, वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से हम सब लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में साधारण पैमाना। तो साधारण पैमाने से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग हम उससे ले सकते हैं, इतना कम से कम उससे नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स से हमने क्या सीखा, 0.1 मिलीमीटर तक भी उससे नाप सकते हैं। अगर हमें उससे भी छोटी नाप कोई नापनी हो तो उसके लिए हमारा क्या यूज होता है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज बेसिकली हम यूज करते हैं किसी पतले तार का व्यास निकालने के लिए या किसी पतली धातु की चादर की मोटाई निकालने के लिए। ठीक है, तो अब समझते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्क्रू गेज में एक ये फ्रेम लगा होता है, इसे हम कहते हैं सी फ्रेम, क्योंकि ये सी की शेप का होता है इसलिए हम इसे बोलते हैं सी फ्रेम। दूसरा हमारा होता है ए, जिसे स्टड कहते हैं, कुछ जगह पे इसे एनविल भी कहते हैं, ANVIL, और हिंदी में निहाई। पर ये निहाई शब्द बहुत कम जगह पे मिलता है, जो इसके इंग्लिश के नाम है वही हमारे कॉमनली यूज होता है। दूसरा हमारा होता है स्क्रू। स्क्रू का दूसरा नाम होता है स्पिंडल। स्पिंडल दूसरा नाम होता है स्क्रू का। अब स्टड और स्क्रू का काम क्या होता है, हमें जिस भी वस्तु का व्यास निकालना है, जैसे धातु की तार का हमें एक व्यास निकालना है, तो हम इसे क्या करेंगे, तार को इनके बीच में अटका देते हैं, तब हम अपनी रीडिंग्स निकालते हैं। जो ये स्क्रू होता है ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे हमारा पेंच होता है ना, पेंच के ऊपर चूड़ियां बनी होती हैं, ऐसे ही इस स्क्रू के ऊपर चूड़ियां बनी होती है। दूसरा हमारा आता है पिच पैमाना, इसे बोलते हैं पिच स्केल, कई जगह पे इसे बोलते हैं स्लीव, और इसे हम मेन स्केल भी बोलते हैं या मुख्य पैमाना। वर्नियर कैलिपर्स में होता था ना हमारा मेन स्केल, मेन स्केल या मुख्य पैमाना। कभी कभी ये नाम भी यूज हो जाते हैं, अधिकतर इसे बोलते हैं पिच स्केल। दूसरा हमारा आता है जो ये छोटा सा बना हुआ है, ये हमारा कहलाता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को हेड स्केल भी कहते हैं, और ये स्केल या तो 50 भागों में या 100 भागों में बटा होता है। उसके बाद हमारा आता है थिम्बल। थिम्बल हमारा क्या होता है, एक्चुअली जो ये पिच है और जो ये सर्कुलर स्केल है, इस पिच स्केल के ऊपर हमारा सर्कुलर, ये पिच स्केल हो गई और ऐसे हमारा सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल इसके ऊपर घूम सकता है। थिम्बल को क्या करते हैं, जब हम इसे घुमाते हैं तो ये हमारा सर्कुलर स्केल पिच स्केल के ऊपर नीचे घूमता है, और थिम्बल को घुमाने से ये जो स्क्रू है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये जो स्क्रू है, स्क्रू भी आगे पीछे घूमता है। तो थिम्बल को क्या करते हैं, जैसे जब बिल्कुल हमारी बंद होता है तो हम इसे, याद रखो कैसे आप स्क्रू को कैसे टाइट करते हो, क्लॉकवाइज घुमा के, तो इसे हमने क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करा तो ये टाइट होना शुरू होता है, सर्कुलर पैमाना आगे आना शुरू होता है। जब थिम्बल को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो खुलेगा, ये पीछे जाना स्टार्ट होगा। देखो सिंपल, ये है तुम्हारा क्लॉकवाइज घुमा रहा तो आगे जा रहा है, टाइट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा तो पीछे जा रहा है, लूज हो रहा है। सेम यही काम हमारा होता है थिम्बल का। नेक्स्ट पार्ट होता है रेचेट। भाई रेचेट क्या होता है, अब हमने यहाँ पे कोई वस्तु लगा दी, हमें नहीं पता, हमने टाइट तो कर दी पर हमें नहीं पता कि वो पूरी तरह से टाइट हुई है या थोड़ी बहुत लूज है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेचेट को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जब इस रेचेट को आप घुमाओगे तो इसमें से एक आवाज आएगी, कर 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 की कुछ आवाज आती है। तो अगर वो आवाज आ रही है, इसका मतलब आपने जो ये वस्तु यहाँ पे लगाई है जिसका आपको मापन करना है वो बिल्कुल सही टाइट हो चुकी है। अब कुछ स्क्रू गेज होते हैं जिसमें यहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगा होता है, तो उसे क्या करते हैं, जब आपने पूरा टाइट कर दिया, उससे आवाज आ गई, तो अब इस लॉक को बंद कर देते हैं। इसे ऊपर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब आप रीडिंग पढ़ोगे तो आपका रीडिंग हिलेगी नहीं, कोई भी पैमाना, ये कोई भी स्क्रू या स्टड, क्योंकि आपने हाथ में पकड़ा हुआ हल्का सा घूम जाए, वो चीज नहीं होगी, क्योंकि आपका स्क्रू गेज लॉक हो चुका है। तो ये तो है हमारा स्क्रू गेज और उसके पार्ट्स। अब एक नया वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं पिच। पिच हिंदी में
पिच। पिच होती क्या है? तो जब आप इसे घुमाते हो, अपने सर्कुलर पैमाने को घुमाते हो थिम्बल की सहायता से, ये जो सर्कुलर पैमाना है हमारा, ये पूरा थिम्बल कहलाता है, इसे हम बोलते हैं आगे को सर्कुलर पैमाना। तो जब आप अपने सर्कुलर पैमाने को घुमाते हो तो एक पूरा चक्कर जब ये घूम जाता है, जब ये ऐसे एक पूरा चक्कर घूम जाएगा, तो इसकी सहायता से ये स्क्रू भी घूम रहा है। तो जब ये एक पूरा चक्कर लेता है तो स्क्रू भी हमारा पूरी एक चूड़ी घूम जाता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे लगा लो कि ये आपका सर्कुलर पैमाना दिखा रहा है लाल वाला, ये थिम्बल है और ये आपका स्क्रू है आगे से, ठीक है। तो जब मैं इसे पूरा एक चक्कर घुमाती हूँ तो ये गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। पेंच ऐसे ही तो चलता है ना, पेंच को जब टाइट करते हो गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। तो ये गोल घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है, गोल घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जब ये पूरा एक चक्कर लगाता है, कैसे पता चलेगा एक चक्कर हो गया? ये जीरो से स्टार्ट करा और फिर घूम के जीरो यहीं आ गया। इसे हम बोलते हैं, जो ये लाइन है इसे हम बोलते हैं मुख्य पैमाने की जो लाइन है, बेस लाइन, या कई जगह पे इसे रेफरेंस लाइन भी बोल देते हैं। तो ये सर्कुलर पैमाना आपने घुमाया, कर कर करके घूमना स्टार्ट हुआ, ठीक है, घूम के जीरो फिर वापस आ गया। तो उतनी दूरी में मैंने एक चक्कर घुमा दिया। एक चक्कर घुमाने पे कितना घुमा? एक चूड़ी, इसमें ये चूड़ियां बनी हुई है, एक पूरी चूड़ी घुमा। और कितना ये आगे चला? ये आगे चला जितना दो चूड़ियों के बीच में दूरी होती है। इन दो चूड़ियों के बीच में जितना दूरी होती है उतना हमारा पेंच आगे चलता है। तो पिच क्या कहलाती है? एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी, वो हमारी होती है पिच। और वो दूरी कितनी होती है? दो चूड़ियों के बीच की दूरी। तो पिच क्या होती है? एक पूरे चक्कर में, इसे बोल लो वृत्तीय पैमाने के एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी, स्क्रू द्वारा चली गई दूरी। तो ये हमारी कहलाती है पिच। और ये दूरी कितनी होती है? दो चूड़ियों के अंतर के बराबर। कितनी होती है? दो चूड़ियों के अंतर के बराबर होती है ये हमारी पिच। अब इस पिच में एक और इंटरेस्टिंग भाग है इसका। ये जो आपका पिच पैमाना दिख रहा है ना, पिच स्केल जो ये दिखाई दे रहा है, जब आप इसे पूरा एक चक्कर चलाते हो तो क्या होता है कि ये हमारा कुछ और भाग बाहर निकलता है, ठीक है। देखो ऐसा ना, टाइट करा, कुछ और भाग बाहर निकला। तो जब इसका एक पूरा चक्कर होगा तो यहाँ हमें एक भाग दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि चलो ऐसे लगा लो, ये आपका पिच स्केल है, ये पिच स्केल का 0 है। जब हमारा ये बंद है मतलब कि यहाँ कुछ नहीं लगाओ। जब यहाँ कुछ नहीं लगाओ तो बंद कैसे होगा? ए और बी दोनों आपस में मिले होंगे। जब ए और बी कैसे बंद करोगे भाई? इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये पूरा बंद हो गया है आपका। तो जब ये बंद होता है तो उस टाइम पे हमारी रीडिंग कुछ ऐसी होती है। ये मेन स्केल का 0, ठीक है। तो ये बंद है। जब आपने इसे एक चक्कर घुमाया, ऐसे खोला, एंटी क्लॉक घुमाया, ठीक है, एंटी क्लॉक घुमाया, पूरा एक चक्कर लगाया। पूरा एक चक्कर लगाने पे क्या होगा कि ये चीज खुल रही है, थोड़ा सा पीछे जाएगा, सर्कुलर पैमाना भी थोड़ा सा पीछे जाएगा, तो यहाँ हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या, अब हमें यहाँ क्या दिखना शुरू हो जाएगा? इसका मान लो एक भाग यहाँ है, तो अब हमारा स्क्रू गेज सर्कुलर पैमाना यहाँ आ जाएगा। तो एक पूरा चक्कर लगाने पे इसका एक भाग दिखाई देता है। ध्यान दो दोबारा से, एक पूरा चक्कर लगाने पे वृत्तीय पैमाने को जब एक पूरा चक्कर हमने घुमा दिया तो हमें इसका ये एक भाग दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? पिच हमारा क्या होता है? मुख्य पैमाने के एक भाग के बराबर या एक यूनिट के बराबर को भी हम क्या कहते हैं? पिच। मुख्य पैमाने के एक
भाग को भी हम क्या कहते हैं? यूनिट को भी हम क्या कहते हैं? पिच। तो इसमें देखो एक चीज समझ लो, ये जो एक भाग हुआ ये हमारे मुख्य पैमाने की अल्पतमांक हुई, सबसे छोटी ना हम इससे निकाल रहे हैं। ये जितनी भी लाइंस बोल रही हूं ये सब न्यूमेरिकल्स में अलग अलग से यूज होती हैं, तो अपने नोट्स बनाते रहो, साथ में नोट करते रहो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाद में जाके, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब हमने सर्कुलर पैमाने को घुमाया पूरे एक चक्कर में हमें ये एक भाग दिखाई देना शुरू हो गया। दूसरा चक्कर घुमाया ये भी दिखने लगा, तीसरा चक्कर घुमाया ये भी दिखने लगा, चौथा चक्कर घुमाया 4 भाग दिखने लगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम घुमाते घुमाते ये भी भूल जाओ कितने चक्कर हुए, यहाँ काउंट कर लो कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, जितने भाग दिखाई दे रहे हैं उतने ही चक्कर तुमने घुमाया। और पिच क्या होती है? एक पूरे चक्कर में स्क्रू के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, ये तो लिखा। वृत्तीय पैमाने के एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी जो कि 2 चूड़ियों के अंतर के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज हमने बोली कि जब पूरा एक चक्कर चलाते हैं तो मुख्य पैमाने पे हमें एक भाग दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 चूड़ियों के बीच की दूरी मुख्य पैमाने की अल्पतमांक के बराबर होती है, मुख्य पैमाने की 1 यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। तो एक और चीज बोली जा सकती है, वो तुम्हें ये ना बोल के कि पिच इतनी है, वो क्या बोल देंगे? मुख्य पैमाने की अल्पतमांक इतनी है। तो मुख्य पैमाने की मुख्य पैमाने का एक भाग पिच कहलाता है। एक भाग क्या है? जो सबसे छोटा हम नाप सकते हैं मुख्य पैमाने से। तो मुख्य पैमाने की अल्पतमांक भी पिच कहलाती है, अल्पतमांक भी पिच कहलाती है। अब अगर मैं यहाँ पे शब्द अल्पतमांक यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्क्रू गेज की अल्पतमांक हो गई। ये अल्पतमांक किसकी हुई? पिच पैमाने की। मुख्य पैमाने की अल्पतमांक हमारी होती है पिच, पिच के बराबर। तो पिच को एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान दो। पिच को हमने 2 तरह से एक्सप्लेन किया। जब आप इसे थिम्बल को घुमा रहे हो ऐसे, तो आपका जो ये स्क्रू है ये आगे बढ़ रहा है, तो हमने कहा ये देखो थिम्बल को घुमा रहे हो, स्क्रू हमारा आगे बढ़ रहा है, तो एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी, दूरी कैसे चल रहा है? एक ये स्ट्रेट लाइन में, एक सरल रेखा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच। दोबारा से वो रिपीट कर रही हूं, वृत्तीय पैमाने के एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी को हम कहते हैं पिच। और जितनी दूरी स्क्रू चलता है वो कितनी होती है? उसकी 2 चूड़ियों के अंतर के बराबर। दूसरी बात हमने ये कहा कि जब पूरा एक चक्कर ये घूम जाता है तो हमें मुख्य पैमाने पे एक भाग दिखना शुरू हो जाता है। तो एक भाग, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये एक भाग है, जो इसका मान है वही हमारा पिच का मान होगा। और ये छोटा सा एक भाग ये मिनिमम है जो हम मुख्य पैमाने से नाप सकते हैं, इसलिए मुख्य पैमाने की अल्पतमांक भी पिच कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुख्य पैमाने स्क्रू गेज की अल्पतमांक निकालते कैसे हैं। इसमें एक और चीज आ जाती है जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसे कई लोग पढ़ा देते हैं कि इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोमीटर में नापता है। जरूरी तो नहीं है, ये तो माइक्रोमीटर से छोटे में भी नापता है, मिलीमीटर में भी नापता है, तो इसे माइक्रोमीटर ही क्यों कहते हैं? उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दो। जो ये लिखा होता है, जब हम स्क्रू गेज को लिखते थे ये ऐसे लिखा रहता है, ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो जो यहाँ पे ये माइक्रोमीटर है इसका मान 10 की घात -6 मीटर नहीं है, ये हमारा, इस पे ध्यान दो, जो मेन मीटर है ये हमारा वो वाला मीटर नहीं है, लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है वो लिखा होता है METRE, ये होता है लंबाई का मात्रक। तो जो माइक्रोमीटर है उसको इस चीज से कंफ्यूज मत करो कि ये हमारा
माइक्रोमीटर की अल्पतमांक होती है इसलिए इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। नहीं, जो ये मीटर है, ये मीटर हमारा सफिक्स होता है। सफिक्स प्रीफिक्स तो पढ़े होंगे ना आपने इंग्लिश में। तो मीटर हमारा सफिक्स होता है और इसका मतलब होता है कुछ नापने वाला यंत्र। मेजरिंग डिवाइस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीटर। तो स्क्रू गेज बेसिकली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का मीनिंग हमारा हो जाता है एक ऐसी डिवाइस, मीटर यहाँ पे नापने वाला यंत्र, मेजरिंग डिवाइस, जो हमारी माइक्रोज में भी रीडिंग ले सकता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर हमारा लंबाई का मात्रक मीटर नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब होता है, मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस। तो जब बोलते हैं, बोलने में ऐसे ही लगता है अ माइक्रोमीटर, तो मीनिंग 10 की घात -6 मीटर वाला बोल रहे हैं। नहीं, ये माइक्रोमीटर का मीनिंग डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा माइक्रो स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। माइक्रो स्क्रू क्या होता है कि उसमें भी एक पेंच ले लो, जब आप एक पेंच को पूरा चक्कर लोगे तो वो कितना घूमता है, जो एक पूरी चूड़ी होती है। ठीक है, उसमें ऐसे थ्रेड बने होते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड बने होते हैं ना ऐसे पेंच में मारे। तो जब हम पेंच को घुमाते हैं एक पूरा चक्कर तो वो एक पूरी चूड़ी बाहर निकलता है। वही प्रिंसिपल हमने यहाँ बोला। जब आपने इसे घुमाया थिम्बल को तो कितना चला, एक चूड़ी। अब ये जो घूर्णन हुआ एक पूरी चूड़ी का और चली गई दूरी क्या हुई, उनके बीच का अंतर। नेक्स्ट चीज हमारी आती है अल्पतमांक कैसे निकालते हैं हम अपने स्क्रू गेज की। तो हमने क्या बोला कि भाई हमने पूरा एक चक्कर लगाया, उसमें जितनी दूरी ये स्क्रू चला वो इसकी अल्पतमांक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट है, वो इसकी अल्पतमांक है। नहीं, जरूरी थोड़ा है जब यहाँ पे कुछ लगा दिया और मैं इसे टाइट कर रही हूँ, जरूरी थोड़ा ना कि हर बारी पूरा एक चक्कर ही चले या 2 ही चक्कर चले। ये 2.5 चक्कर चल के रुक गया तब जाके टाइट हुआ, तो आधे चक्कर में कितनी दूरी चली इसने, करेक्ट। तो वो सोचने वाली बात है। ऐसे ही अगर ये 1/4 चल के रुक गया तो कितनी दूरी चली, तो पूरे एक चक्कर में चली गई दूरी तो अल्पतमांक नहीं है, वो तो है पिच। अल्पतमांक क्या होगी, इस पे कितने भाग हैं, 100 भाग हैं। ये हमारा सर्कुलर स्केल एक ही छोटा सा भाग भी तो चल सकता है भाई, टाइट होके एंड में बस कर एक छोटा सा करेक्ट। तो ये छोटा सा भाग जो चला वो हमारी होगी अल्पतमांक। इस छोटे से भाग घूमने में जितनी दूरी ये स्क्रू चला वो हमारी होगी अल्पतमांक। ठीक है, तो अल्पतमांक में हमने क्या कहा कि ये 100 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 100 भाग, ये पूरे 100 भाग, एक चक्कर में कितने भाग चलता है, ये 100 भाग, 0 से फिर वापस 0, 100 छोटे छोटे भागों में बटा है। तो 100 भाग घूमने पे, 100 भाग घूमने पर कितने चक्कर पूरे हुए, एक चक्कर। एक भाग घूमने पर कितने चक्कर होंगे, 1/100। और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, पिच। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक पिच भी तो बोल सकते हैं, एक पिच। एक चक्कर में चली गई दूरी हमारी क्या है, एक पिच। तो आप ये भी तो बोल सकते हो 100 भाग घुमाने पर स्क्रू द्वारा चली गई दूरी एक पिच। एक भाग घुमाने पर स्क्रू द्वारा चली गई दूरी एक पिच बटे 100। तो 100 क्या होगी, वृत्तीय पैमाने पर टोटल भागों की संख्या। ठीक है, तो एक पिच बटे 100। अब अगर हम ये पैमाना लें, हमने मान लिया कि भाई ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो एक पिच क्या होती है हमारी, 1 यूनिट के बराबर, 1 मिलीमीटर के बराबर। 1 मिलीमीटर बटे 100, अल्पतमांक आ गई हमारी 0.01 मिलीमीटर। तो यहां से देखो अल्पतमांक हमारी क्या हुई, अल्पतमांक का फॉर्मूला हमारा हुआ 1 पिच बटे वृत्तीय पैमाने पे भागों की संख्या, CSD। CSD हमारा क्या हुआ, सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे कितने भाग हैं। मैं हिंदी
हिंदी में इसलिए नहीं लिखना चाह रही क्योंकि वो बहुत लंबा है, याद करने में मुश्किल है। CSD एक छोटे सा पार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। CSD नाम भी पता है हमें, सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिख दे रही हूं हिंदी में, वृत्तीय पैमाने पर भागों की, वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या, टोटल कितने भाग हैं उसमें, कुल भागों की संख्या, ये हमारी। तो अल्पतमांक का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? अल्पतमांक का फॉर्मूला हमारा हुआ पिच बाय CSD। जब पिच क्या है हमारे, एक चक्कर चलाने पर चली गई दूरी या मुख्य पैमाने की अल्पतमांक। तो अगर हम इस पैमाने को देख लें, इसमें इन्होंने दिया है कि ये मिलीमीटर में पैमाना है, इसमें भाग 100 है, तो इस स्क्रू गेज की अल्पतमांक क्या होगी? पिच कितनी हो गई? एक भाग के बराबर 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट हमारी इस स्क्रू गेज की कितनी हो गई? पिच हुई 1 मिलीमीटर। पिच ऐसी ही निकलेगी अधिकतर आपकी, या तो ये बता देगा कि इतने चक्कर में इतने दूर चला, तो आप एक चक्कर की दूरी निकाल लो, पिच आ गई। या आप ये देख लो कि मुख्य पैमाने की अल्पतमांक कितनी है, वो भी आपकी पिच होगी। टोटल भागों की संख्या क्या है? 100। 1/100 0.01 मिलीमीटर अल्पतमांक हुई हमारे इस स्क्रू गेज की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटी सी चीज बताना भूल गई मैं, ये क्या होता है? अधिकतर यहाँ पे एक रीडिंग लिखी होती है स्क्रू गेज के ऊपर, ये रीडिंग हमारी क्या होती है? तो जो ये पहली रीडिंग है ये दिखाती है उसकी अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। और जो ये 25 है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मुख्य पैमाने पे भागों की संख्या। कि आप इसे जब बिल्कुल पूरा खोल दोगे तो इसमें से 25 भाग दिखने शुरू हो जाएंगे। ये दिखाता है हमारे मुख्य पैमाने पर कुल भागों की संख्या, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज रह गई थी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। इन्होंने कहा स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना 4 पूरे चक्कर में 1 मिलीमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला शुरू में हमारा कैसे होता है, जब हमारा स्टड और स्क्रू दोनों एक दूसरे से